चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे यूरोप की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक यानी फ्रांस अंदर ही अंदर खोखला होकर ढह गया। ये सिर्फ इतिहास की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कैसे अन्याय, कर्ज और नए ख्यालात मिलकर एक पूरे के पूरे सिस्टम को जमींदोज कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक इतना मजबूत साम्राज्य आखिर अंदर से टूट कैसे जाता है। इसको समझने के लिए हम फ्रांसीसी क्रांति को एक प्रेशर कुकर की तरह देखेंगे। एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसमें सामाजिक नाइंसाफी, खाली खजाना और नए विचारों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इतिहास का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ठीक है, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा जो उस दौर की दुनिया को और वहां के हालात को बयां करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि क्रांति या रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। ये कोई अचानक हुआ दंगा या हिंसा नहीं होती। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, क्रांति एक सोची समझी योजना के साथ किया गया बुनियादी बदलाव है। ये समाज को जड़ से बदलने की एक कोशिश होती है, न कि कोई अचानक भड़कावा गुस्सा। अब देखिए, उस वक्त फ्रांस में जो सिस्टम था उसे कहते थे निरंकुश राजतंत्र, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका सीधा सा मतलब था कि राजा की जुबान ही कानून है, उसके पास बेहिसाब ताकत है। ये आज के संवैधानिक राजतंत्र जैसा बिल्कुल नहीं है, जहां राजा या रानी की शक्तियों पर संसद या संविधान का कंट्रोल होता है। तो चलिए अब प्रेशर कुकर की पहली और सबसे अहम परत पर आते हैं, 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज, जिसका ढांचा ही इतना गलत था कि क्रांति की नींव उसी पर रखी गई। ये जो तस्वीर है, ये उस सामाजिक बनावट का पूरा नक्शा है जिसे ऑसेन रिजीम या प्राचीन राजतंत्र कहते थे। पूरा का पूरा फ्रांसीसी समाज इन 3 हिस्सों या एस्टेट्स में बटा हुआ था, और यकीन मानिए उस दौर के सारे झगड़ों की जड़ यही बंटवारा था। अब देखिए, मजे की बात यह थी कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। पहले स्टेट में पादरी लोग थे और दूसरे में बड़े बड़े अमीर जमींदार। ये आबादी का बहुत छोटा हिस्सा थे, लेकिन इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा बोझ था तीसरे स्टेट पर, जिसमें किसान, मजदूर, वकील, व्यापारी, मतलब 97% आबादी आती थी। सोचकर देखिए, देश का पूरा खर्च वो लोग उठा रहे थे जो खुद गरीबी में जी रहे थे। अब इस प्रेशर कुकर में डालते हैं दूसरी परत, एक ऐसी सरकार जिसके राजा के पास ताकत तो बेहिसाब थी, पर खजाना वो बिल्कुल खाली था। और ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था। इस सोच को समझने के लिए लुई 14वें का ये एक ही वाक्य काफी है, मैं ही राज्य हूं, मतलब राजा की मर्जी ही देश की मर्जी है। उसके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन इस सारी ताकत के पीछे की असलियत कुछ और ही थी। लुई 16वें के आते आते फ्रांस पर 10 अरब लीवरे से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका था। एक तरफ राजा की असीमित ताकत और दूसरी तरफ देश का दिवालियापन। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। तो सवाल यह है कि फ्रांस इस हालत में पहुंचा कैसे? सालों तक चली महंगी लड़ाइयां, जैसे कि 7 साल की जंग, फिर ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की क्रांति में मदद करना, और इन सबके ऊपर से राजमहल के बेहिसाब शानो शौकत वाले खर्चे जो आम लोगों के पैसे से पूरे हो रहे थे। और इस कर्ज को चुकाने का बोझ किस पर डाला गया? जाहिर है, तीसरे एस्टेट पर। टाइल जैसा टैक्स सीधे राजा के पास जाता था, और टाइद जैसा धार्मिक टैक्स चर्च को। और ये दोनों ही टैक्स सिर्फ आम जनता को भरने पड़ते थे। इससे लोगों का गुस्सा और बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। तो अब आता है वो तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, जिसने इस बारूद में चिंगारी का काम किया। ये थे कुछ दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचार, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए और लोगों को एक नई दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने कहा कि सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए: कानून बनाने वाली, कानून लागू करने वाली और न्याय करने वाली संस्था। ये ख्याल राजा की असीमित ताकत पर सीधा हमला था। फिर आए जॉन लॉक, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी सरकार को राज करने का हक भगवान से नहीं, बल्कि उस देश के लोगों की सहमति से मिलता है। इस एक विचार ने राजा के दैवीय अधिकार वाली सदियों पुरानी सोच को जड़ से हिला दिया। और फिर रूसो ने सामाजिक समझौते का विचार दिया कि सरकार को लोगों की आम मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। ये नए नए विचार फ्रांस के कॉफी हाउस और बैठकों में आग की तरह फैल रहे थे और लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगा रहे थे।
रूसो की ये एक लाइन उस दौर की पूरी कहानी कह देती है। लोगों को अब यह एहसास होने लगा था कि जिस सिस्टम में वो जी रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि गैर कुदरती भी है, और अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। तो देखिए, अब सारे मसाले तैयार हैं। एक ऐसा समाज जिसमें नाइंसाफी भरी है, एक सरकार जो दिवालिया हो चुकी है, और नए नए विचार जो लोगों के जहन में क्रांति की आग जला रहे हैं। प्रेशर कुकर अब बस फटने ही वाला था। इस तनाव को और बढ़ाने के लिए एक और चीज हुई। कुछ ही दशकों में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। आबादी बढ़ी तो अनाज की मांग भी बढ़ी और कीमतें आसमान छूने लगीं। गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। इस भयानक आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए राजा लुई 16वें ने आखिरकार एक हताश भरा कदम उठाया। उसने 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की एक बैठक बुलाई। ये एक तरह की पुरानी संसद थी जिसमें तीनों एस्टेट्स के लोग शामिल होते थे। ये एक ऐतिहासिक पल था। और ये कितना बड़ा कदम था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ऐसी बैठक 1614 के बाद से हुई ही नहीं थी। मतलब 175 सालों में पहली बार इसकी जरूरत पड़ी। ये इस बात का साफ संकेत था कि राजशाही के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, जब ये 3 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं, यानी ऐशो आराम में जीने वाले पादरी और जमींदार और दूसरी तरफ टैक्स के बोझ तले दबी आम जनता, जब ये आमने सामने आएंगी तो क्या वो मिलकर फ्रांस को बचा पाएंगी, या फिर उनका ये टकराव एक ऐसे तूफान को जन्म देगा जो न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।